18वीं शताब्दी में मुगलों की पावर कम होने पर प्रांतीय और क्षेत्रीय राजाओं ने अपनी अलग सरकार बना ली और मुगल बादशाह का कंट्रोल तो नाम मात्र के लिए ही रह गया था। इस सदी में यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच व्यापार के लिए कई सारे युद्ध होते हैं। इन दोनों देशों के व्यापारी इतने अमीर हो गए थे कि अपने अपने शासन में इनका अच्छा खासा बोलबाला था। यहाँ तक कि इंग्लैंड और फ्रांस के राजा अपने अपने देशों की कंपनियों का सपोर्ट करते थे और उनको मदद भी देते थे। पहले ये समझते हैं कि उपनिवेश राज्य क्या है, कॉलोनियल स्टेट क्या है, कि कैसे ये दूसरे देश की प्रोग्रेस में हेल्प करता है। जब एक देश जैसे इंग्लैंड किसी दूसरे देश जैसे भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं, तब दूसरा देश कॉलोनियल स्टेट बन जाता है, उपनिवेश राज्य बन जाता है। अब यहाँ पर इंग्लैंड मेन कंट्री और भारत उपनिवेश राज्य बन चुका था, यानी कॉलोनियल स्टेट बन चुका था। और मेन कंट्री कॉलोनियल कंट्री के सारे रिसोर्सेस अपने लिए यूज करता है, जिससे मेन कंट्री प्रोग्रेस करता चला जाता है और कॉलोनियल कंट्री यानी उपनिवेश राज्य रिग्रेस करता हुआ चला जाता है। भारत को अंग्रेजों ने उपनिवेश राज्य क्यों बनाया? इंग्लैंड भारत को सिर्फ कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाना चाहता था। साथ ही इंग्लैंड अपने यहाँ का बना सस्ता कपड़ा और दूसरे सस्ते सामान भारत आकर ऊंचे दाम में बेचना चाहता था और भारत में बुना हुआ कपड़ा यूरोप में बेचकर मालामाल होते रहे। वे भारत में कई जरूरी फसलें उगाकर दूर दूर बेचना चाहते थे, जैसे नील, जूट, अफीम, चाय, कहवा। उन्होंने व्यापार की चीजों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भारत की मेन जगहों पर रेल लाइन और सड़क बिछवाना शुरू कर दिया। इसीलिए वे यहाँ के लोहा और कोयला जैसे रिसोर्सेज की खदानें खोदना चाहते थे। वे जंगल से लकड़ी का व्यापार करना चाहते थे और उनको ये सब काम करने के लिए भारत के लोगों पर कंट्रोल करने की जरूरत महसूस हुई। देखिए, भारत में कपास यानी कॉटन की खेती होती थी। भारत से कॉटन लिया और इंग्लैंड भेज देते थे। इंग्लैंड के कारखानों में कपास से कपड़ा बनता था। फिर अंग्रेज एजेंट भारतीयों को उसी कपड़े को महंगे दाम में बेचते थे। ऐसे में भारतीय बुनकर विदेशी कारखानों का मुकाबला कैसे कर सकते थे? कारखानों में कपड़ा जल्दी और कम लागत पर बन जाता था, जबकि भारतीय बुनकरों को हाथ से कपड़ा बनाने में काफी समय लग जाता था और उस कपड़े की ज्यादा बिक्री भी नहीं होती थी। इससे भारतीय बुनकरों की स्थिति खराब होती गई। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफी, चाय के बागान भारत में उगवाती थी और उनको सस्ते से सस्ते दाम में खरीद कर इंग्लैंड अपने जहाजों से भिजवा देती थी। अंग्रेज इंग्लैंड के कारखानों से तैयार माल को इंडिया और यूरोप में ऊंचे से ऊंचे दाम पर बेचते थे। इन सब चीजों के लिए इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की व्यवस्था की, जिससे व्यापार में तेजी आ गई और इनका दिन प्रतिदिन प्रॉफिट बढ़ता गया। दोस्तों, आपकी समझ से प्रॉफिट कमाने के लिए पैसों का किस तरह यूज करना चाहिए? पैसे को घर में रखना चाहिए या बैंक में रखना चाहिए या सोना चांदी खरीदना चाहिए या बिजनेस में लगाना चाहिए? खैर, भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार पर अपना कब्जा करने के लिए एक दूसरे से आपस में लड़ती रही। एक कंपनी इस कोशिश में रहती थी कि दूसरी कंपनी को यहाँ से खदेड़ कर फेंक दे। अब इसके लिए दोनों ही कंपनियां अपने अपने देश इंग्लैंड और फ्रांस से सैनिक बुलवाने लगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लॉर्ड क्लाइव लीड कर रहा था और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी को जोसेफ डुप्ले लीड कर रहा था। भारत के स्थानीय राजा और नवाब क्या किया करते थे कि अपना राज्य बढ़ाने के चक्कर में एक दूसरे पर हमला करते थे और लड़ाइयां लड़ते रहते थे और वे इन विदेशी कंपनियों की हेल्प लेने में हिचकिचाते नहीं थे। दोनों कंपनियां भी इन झगड़ों में अपनी टांग अड़ाने लगी। अगर कंपनी किसी राजा का साथ देने के लिए तैयार हो जाती तो कंपनी अपनी प्राइवेट आर्मी उस राजा के लिए लड़ने के लिए भेज देती और उस राजा की ताकत बढ़ जाती। उस टाइम यूरोपियन आर्मी का बड़ा दबदबा था। अब देखो, यूरोपियन आर्मी के पास बेहतर बंदूकें, तोपें और नौसेना थी। यूरोपियन सोल्जर्स रेगुलर एक्सरसाइज किया करते थे, परेड और ड्रिल के साथ डिसिप्लिन रहते थे और इन्हीं सब खूबियों की वजह से यूरोपियन आर्मी का पलड़ा इंडियन आर्मी से भारी पड़ने लगा। राजा की सैनिक ताकत बढ़ाने के बदले में ये कंपनियां उस राजा से कई सारी रियासतें ऐंठने लगी। राजा कंपनी की हेल्प के बदले में बहुत सारा पैसा भी देते थे और ये पैसा कंपनी के बिजनेस में काम आता था। कई बार कंपनी राजा से एक बड़ा इलाका बदले में ले लेती। उस इलाके के गाँव और शहर से कंपनी लगान वसूल करती और उस लगान से मिले पैसे को व्यापार में लगाती और इसी पैसे से कंपनी अपने अपने सेनाओं का खर्चा भी चलाने लगी। भारत में जमीन लेकर इन कंपनियों ने अपनी अपनी कोठियों की किलेबंदी भी की। इन्होंने दक्षिणी भारत के कर्नाटक एरिया में 1746 से 1763 तक 3 युद्ध लड़े, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, और 1760 में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेजों से हार गए। कंपनियों को पैसा देना और सेना का खर्चा उठाना भारतीय राजाओं पर भारी पड़ने लगा। राजा और नवाब व्यापार के खिलाफ तो नहीं थे, लेकिन वो अपने राज्य में किसी दूसरे देश की आर्मी पावर को बढ़ने भी नहीं दे सकते थे। हथियारों, आर्मी पावर और किलेबंदी के सहारे होने वाला व्यापार अब कोई ये साधारण व्यापार नहीं रहा। अब भारत के राजाओं को ये बड़ी खतरनाक बात लगी कि दूसरे देश के लोग अपनी आर्मी पावर बना रहे हैं, अपनी किलेबंदी कर रहे हैं। वे कंपनी की और भी बातों से परेशान रहते थे। कंपनी के कर्मचारी अपना प्राइवेट व्यापार अलग से कर रहे थे। वे अपने माल को कंपनी का माल बता देते और टैक्स नहीं देते थे। इस तरह कंपनी तो मालामाल हो ही रही थी और उसके कर्मचारी और अफसर भी
पर्सनली मालामाल होकर भारत से लौटते थे। कई भारतीय व्यापारी और सेठ भी थे जो कंपनी की ट्रेडिंग में हेल्प किया करते थे। वे भी अपने माल को कंपनी का माल बताकर टैक्स देने से बच जाते थे। कंपनी की आड़ में देश में लूटपाट और धोखाधड़ी हो रही थी। कंपनी कारीगरों से जोर जबरदस्ती से बहुत कम कीमतों पे माल खरीदने की कोशिश में रहती थी। जब राजा इन सब बातों का विरोध करते तो अंग्रेज उनसे लड़ पड़ते और उस राजा को हटाकर वे किसी ऐसे आदमी को राजा बना देते थे जो उनके ट्रेडिंग के तरीकों पर रोक न लगाए। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उनका नाती यानी उनका ग्रैंड सन सिजाउद्दौला बंगाल का नवाब बना। सत्ता संभालते ही उसे घरेलू और बाहरी दुश्मनों का सामना करना पड़ा। उसके विरोधियों की सपोर्ट में कुछ पैसे वाले सेठ भी थे, तो इन सब में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दी। इस समय यूरोपियन कंपनियां शाही फरमान से मिली सुविधाओं का मिसयूज कर रही थी। ये कंपनियां कोलकाता में अपनी कॉलोनीज की किलेबंदी करने लगी। अब सिजाउद्दौला को इसकी खबर मिलती है तो उसने अंग्रेज व्यापारियों की आर्मी ट्रेनिंग पर रोक लगा दी, लेकिन अंग्रेज तब भी नहीं माने। इससे गुस्से में आकर सिराजुद्दौला ने कोलकाता में अंग्रेज कॉलोनीज पर अटैक कर दिया और अंग्रेजों को हरा दिया। अब इस घटना की खबर चेन्नई मद्रास में पहुंची तो लॉर्ड क्लाइव एक नौसैनिक बेड़े के साथ कोलकाता पहुंचा और अब कोलकाता पर अंग्रेजों का फिर से अधिकार हो गया। 9 फरवरी 1757 को नवाब और अंग्रेजों के बीच में समझौता हो गया। इस समझौते के अकॉर्डिंग कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा में बिना टैक्स दिए व्यापार करने का अधिकार मिल गया। लेकिन क्लाइव इतने से खुश कहाँ था। मजा नहीं आ रहा है। वो बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य बनाना चाहता था। अब क्लाइव ने नवाब के विरोधियों से हाथ मिलाना शुरू कर दिया। नवाब का सेनापति मीर जाफर खुद बंगाल का नवाब बनना चाहता था और वो नवाब से गद्दारी करके अंग्रेजों के साथ मिल गया। अंग्रेजों और मीर जाफर में समझौता हो गया। अंग्रेज कह रहे थे कि हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे और मीर जाफर कह रहा कि हम तुम्हारी हर तरह से सपोर्ट करेंगे। और इस साजिश में कई और सेठ भी अपने व्यापार में फायदे के लिए शामिल हो गए। अब प्लान के हिसाब से क्लाइव ने सिराजुद्दौला को लेटर भेजा। इसमें सिराजुद्दौला पर समझौते के नियमों को तोड़ने का आरोप था और इसके लिए क्लाइव सिराजुद्दौला को मारने के लिए अपनी एक बड़ी सेना के साथ बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर चल पड़ा। जब नवाब को इसकी खबर मिली तो उसका सामना करने के लिए अपनी सेना को लेकर निकल पड़ा। 1757 में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला की सेना और अंग्रेजी सेना आमने सामने थी। नवाब सिराजुद्दौला ने अपने सेनापति मीर जाफर से जब आक्रमण करने के लिए कहा तो मीर जाफर चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि वो तो अंग्रेजों के साथ पहले ही प्लान बना चुका था और इससे सिराजुद्दौला को उसकी गद्दारी का आभास हो गया और वह खतरे को भागते हुए लड़ाई का मैदान छोड़कर भागने लगा। अब नवाब के भाग जाने से सेना में भगदड़ मच गई, लेकिन नवाब को पकड़ लिया गया और मीर जाफर के बेटे ने नवाब की हत्या कर दी। मीर जाफर को गद्दारी के पुरस्कार में अंग्रेजों ने उसे बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर ने अंग्रेजों को बहुत सा पैसा और जागीर दी। मीर जाफर एम्बिशियस तो था लेकिन खुलकर राज नहीं कर पा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वो एक नाम का शासक रह गया है, वो बस अंग्रेजों की कठपुतली की तरह काम कर रहा है। अंग्रेजों ने उसे इनकम का स्रोत बना लिया था, इनकम का सोर्स बना लिया था। अंग्रेज उससे बहुत सारे पैसे ऐंठने लगे थे। अब नवाब मीर जाफर का खजाना खाली हो गया था, वहाँ आर्थिक संकट आ पड़ा था और फिर वह अंग्रेजों की बढ़ती मांग को पूरा करने में असमर्थ हो गया और इस बढ़ती आर्थिक कमी के चलते किसानों और दस्तकारों में अनसेटिस्फेक्शन और इम्बैलेंस फैल गया और इस पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंडीशन से ऊबकर वो अंग्रेजों से छुटकारा पाने के बारे में सोचने लगा। जब अंग्रेजों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने 1760 में उसको गद्दी से उतारकर उसी के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अब अंग्रेजी सेना का खर्च चलाने के लिए उसे वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव जैसे जिले अंग्रेजों को देने पड़े। मीर कासिम एक योग्य शासक था, वो बंगाल की हालत सुधारना चाहता था और फिर वो वहाँ की स्थिति सुधारने में लग गया। उसने अपनी सेना में भी इम्प्रूवमेंट कराई। मुंगेर में तोड़दार बंदूक और तोप बनाने का कारखाना बनवाया। मिलिट्री पावर को बढ़ाने के लिए आर्मी ट्रेनिंग के लिए उसने यूरोपियन ट्रेनर भी इलेक्ट किए। उसने अंग्रेजों की ट्रेडिंग को भी बैन करने का साहस किया। तो अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटाने का फैसला किया, लेकिन मीर कासिम अंग्रेजों की नीयत जानता था, वो उनसे सावधान रहता था। फिर उसने अपने राज्य की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर दी और उसकी किलेबंदी शुरू कर दी। दोस्तों याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछ लेते हैं। उधर अंग्रेजों ने अपनी मिलिट्री पावर से मीर कासिम के खिलाफ कदम उठाया और उसे गद्दी से हटाकर फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का फैसला किया। अब मीर कासिम इस बेइज्जती से आग बबूला हो गया। उसने अपनी मिलिट्री पावर को इकट्ठा किया और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, लेकिन मीर कासिम हार गया और भागकर अवध में शरण लेने को मजबूर हो गया। उसने अवध के नवाब सिजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम के साथ अंग्रेजों के खिलाफ गठबंधन कर लिया। अब तीनों की ज्वाइंट आर्मी में और अंग्रेजों की आर्मी में
1764 में बक्सर के मैदान में युद्ध छिड़ गया और इस युद्ध को बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। लेकिन अंग्रेज सक्सेस हुए, वे जीत गए। मीर कासिम युद्ध भूमि को छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया और फिर अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। दोस्तों, बक्सर के युद्ध से मीर कासिम की शक्ति तो छिन्न-भिन्न हो ही गई थी, अवध पर भी अंग्रेजों के पॉलिटिकल और मिलिट्री प्रभुत्व में आ गया था। जहाँ प्लासी की जीत ने अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति ठीक कर दी, वहीं बक्सर के युद्ध में इन्होंने भारत में अपने पैर और मजबूत कर लिए। बक्सर के युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत आया। उसने मुगल बादशाह शाह आलम और अवध के नवाब सिजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की 2 संधियां की। पहली संधि में मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। वे इन प्रांतों से भू राजस्व वसूली के अधिकारी बन गए। मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए एनुअल पेंशन के रूप में अंग्रेजों ने देना स्वीकार किया। कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दी। अवध का बाकी बचा भाग सिजाउद्दौला को वापस कर दिया। नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हर जाने में भी दी और इस तरह अंग्रेज भारत के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर पर अपना वर्चस्व कायम करने में सफल हुए और भारत को अपना कॉलोनियल स्टेट बना लिया। ब्रिटिश कंपनी भारत में राजनीतिक सत्ता बनाने के लिए भारतीय राजाओं के साथ इन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल कर बड़ी चतुराई के साथ अपना राज्य बढ़ाती रही। राज्य की इनकम अंग्रेजों के हिस्से में आती रही और राज्य के खर्चे की जिम्मेदारी राजाओं को उठानी पड़ती और राज्य में जनता की तकलीफ के लिए राजाओं को जिम्मेदार ठहराया जाता था। और इस स्थिति का कोई भी राजा विरोध नहीं कर सका क्योंकि अंग्रेजों के विरोध के लिए शक्ति नहीं थी और आपस में एकता भी नहीं थी। इस स्थिति का फायदा उठाकर अंग्रेज एक एक करके सभी क्षेत्रीय और प्रांतीय राजाओं को कठपुतली की तरह नचाते रहे। फाइनली इन्होंने अवध, बंगाल और दिल्ली के शासकों पर अपना अधिकार कर लिया। दोस्तों, इस सीक्वेंस में आगे भी इसकी वीडियो आएगी। दोस्तों, आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, हमें सपोर्ट करिए और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।